नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। यह क्वेश्चन पेपर है आपका 2025 का, 2026 और 2027 28 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या इन इंडिया, ये आपसे पेपर का नाम है ये, यानी ये सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको सामाजिक जो समस्याएं रही हैं भारतीय समाज की, और साथ ही साथ में जो मुद्दे जो रहे हैं, समस्याएं जो डेवलपमेंट रहा है खास करके मुद्दों का या समस्याओं का, वो क्यों हुआ है और कौन कौन सी आखिरकार वो समस्याएं हैं जो कि भारतीय समाज को जो है रोक रही हैं विकास के लिए, और तमाम सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। तो उन सभी चीज़ों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ये क्वेश्चन पेपर ही है जिसको मैं सॉल्व करूंगा। ऐसे इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, आपने देखा होगा इसका। इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैं समझा करके बताऊंगा तो आपके 100 क्वेश्चन से भी अधिक हो जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत में कौन सा एक निर्धनता का कारक है। निर्धनता भी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉवर्टी कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए, जनसंख्या विस्फोट सबसे पहली समस्या। जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कीमत बढ़ जाएगी चीज़ों की, चूंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मुस्लिम विवाह में तलाक के समय वर द्वारा वधू को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है। तो मुस्लिम विवाह में तलाक के समय वर द्वारा वधू को दी जाने वाली जो राशि होती है, ये मुस्लिम विवाह में होता है, उसको बोलते हैं मेहर। मेहर की राशि जो होती है, इस्लाम धर्म में जब निकाह होता है, विवाह होता है, उसके समय तलाक की स्थिति में क्या होता है कि जब चूंकि उनके में तलाक आम बात होती थी, इसीलिए मेहर की एक राशि रकम जो है नियुक्त की जाती थी। क्योंकि तलाक की स्थिति में पति के द्वारा पत्नी को दी जाने वाली जो एक राशि होती थी, एक निश्चित राशि, जिसको विवाह के दौरान ही यानी निकाह के दौरान ही उसको जो है फिक्स कर लिया जाता था कि भाई इतना रुपया जो है ये मेहर की राशि होगी। ठीक है, पत्नी का कानूनी अधिकार है कि पत्नी जो है मेहर की राशि जो है वो एक प्रकार से रख सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्नी को यह अधिकार होता था, पति देता था। 3 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारक कौन से हैं। भारत में भ्रष्टाचार यानी करप्शन के कारकों की बात की है तो बहुत सारे कारक हैं, जैसे बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। मुद्रा प्रसार की वजह से बढ़ता है। राजनीतिक तटस्थता, इन सभी वजह से भ्रष्टाचार भारत में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को हम लोग जनजाति कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जनजाति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें होती हैं, ये इनकी संस्कृति अलग होती है, इनका भौगोलिक क्षेत्र अपना एक विशिष्ट होता है, और ये आत्मनिर्भर भी होते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? मजूमदार और मदान ने कहा था। मजूमदार और मदान की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम डीएन मजूमदार इनका नाम है, और मदान जो है इनका नाम है टीएन मजूमदार, टीएन मदान। ये समाजशास्त्री हैं, बड़े फेमस समाजशास्त्री हैं मजूमदार और मदान। ठीक है, इन्होंने कहा कि जाति एक बंद वर्ग होता है, अगर आप जिस जाति में पैदा हुए उसी जाति में आपको मरना भी है, यानी आप जाति को बदल नहीं सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जाति एक बंद वर्ग है जिसे बदला नहीं जा सकता है। जन्म के आधार पर आपको सदस्यता जाति में मिलती है, जबकि वर्ग जो होता है वो खुला होता है। ठीक है, तो जाति एक बंद वर्ग है, जबकि जो वर्ग होता है जो वो खुला होता है, ओपन होता है। ठीक है, जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी डॉक्टर जी एस घुरिये ने, भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एम एन श्रीनिवास की अगर यहीं पर बात की जाए ली जाए तो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है, आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। किसने? एम एन श्रीनिवास ने। जाति व्यवस्था आधारित है, बताएं। जाति व्यवस्था शैक्षिक वर्ग नहीं, राजनीतिक वर्ग नहीं, रिश्तेदारी पर नहीं, वंशानुगत व्यवसाय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित होती है जाति व्यवस्था। 7 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में कौन एक अल्पसंख्यक नहीं है? बताएं। 7वां नंबर, भारत में कौन एक अल्पसंख्यक नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में कौन एक अल्पसंख्यक नहीं है? तो हिंदू जो है भारत में अल्पसंख्यक नहीं, बाकी ईसाई, मुस्लिम और सिख ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध सफेद पोश अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? सफेद पोश जो अपराध होता है, जैसे सरकारी अधिकारी के द्वारा रिश्वत लेना सफेद पोश अपराध होता है। व्यापारी के द्वारा टैक्स की चोरी करना ये भी आपका सफेद पोश अपराध होता है। ठीक है, इसमें किसी की हत्या नहीं की जाती, तो यानी कि सफेद पोश अपराध जो होता है ये
जो है हत्या-वत्या नहीं होती इसमें, बस एक जो है पैसा कमाने के लिए, अपना सिस्टम बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर? शिक्षक के द्वारा अंक बढ़ाना ये भी सफेदपोश अपराध में आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हत्या करना ये सफेदपोश की अपराध यानी श्वेत व्यसन अपराध, व्हाइट कलर क्राइम जो होता है उसकी श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न क्या पूछेगा? नहीं आता है, तो यही नहीं आता, बाकी सब आते हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में हूबहू पूछे जाने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन से समाज और संस्कृति के लेखक कौन हैं? समाज और संस्कृति इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है किसने? श्यामाचरण दुबे जी ने, यानी एस सी दुबे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है? एक भारतीय समाजशास्त्री हैं और भारतीय गांव और संस्कृति पर काफ़ी अच्छा रिसर्च रहा है एस सी दुबे का, और भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी हैं ये, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? बताएं। 10वां नंबर प्रश्न है, किशोर न्याय बोर्ड जिसको आप बोल सकते हैं जेजेबी, यानी कि जुनेवाइल जस्टिस बोर्ड, इसका गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 4 के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और संरक्षण से रिलेटेड है ये जो बोर्ड होता है, ठीक है? और धारा 4 के तहत राज्य सरकारों को हर जिले में एक बोर्ड गठित करने की शक्ति दी गई, ताकि कोई अगर किशोर व्यक्ति है अपराध कर देता है तो उसके लिए एक सुधार गृह की व्यवस्था या उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, सब कुछ बताया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है परीक्षा की दृष्टि से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लेखकों के युग्मों में से कौन एक अपराध का विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है? अपराध के विचलन से संबंधित कौन नहीं है? देखें, सदरलैंड और किरीसे की अगर बात की जाए तो एडविन सदरलैंड पूरा नाम है इनका। अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है इनको। सदरलैंड कौन है? अपराध शास्त्र के जनक है। तो अपराध, जब भी अपराध की बात हो और सदरलैंड का नाम ना आए, ठीक है, एडविन सदरलैंड का, तो आप जान लीजिए कि अपराध की बात ही नहीं हो रही है। और क्रीसे क्रीसे की बात की जाए तो अच्छा, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत भी दिया था सदरलैंड ने, ठीक है? क्रीसे जो थे ये सदरलैंड के चेले थे, यानी कि शिष्य हुआ करते थे। कौन? सदरलैंड के शिष्य हैं कौन? क्रीसे। क्रीसे महोदय सदरलैंड के शिष्य हैं, ठीक है? इन दोनों का पूरा कार्य जो रहा है, चाहे उनके गुरुजी का सदरलैंड का, चाहे उनके शिष्य का क्रीसे का, दोनों ने अपराध और विचलन, ये दो जो अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र में, इस पर काफी अच्छा काम किया है सदरलैंड साहब ने, और उनके शिष्य रहे तो जाहिर सी बात है सारा का प्रभाव पड़ा होगा। दूसरे विद्वान हैं आपके इलियट एंड मैरिल। इलियट एंड मैरिल की अगर बात करें तो उन्होंने, इनकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी डिसऑर्गेनाइजेशन जो प्रश्न है, यानी सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड है, जो समाज में अपराध होता है उसके बारे में है, और विचलन के बारे में। तो इलियट एंड मैरिल की पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। पुस्तक किसने लिखी है? इलियट एंड मैरिल ने लिखी है, यानी ये भी अपराध से संबंधित हैं। जबकि कोजर एंड रोजनबर्ग की बात की जाए तो कोजर एंड रोजनबर्ग की अगर बात की बेटा, ये एक प्रकार से इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेटेड किससे हैं? लुइस कोजर पूरा नाम है इनका। ये संघर्ष के सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र के समान सिद्धांतों और सामाजिक संघर्षों पर काम किया है, ना कि विशेष रूप से अपराध शास्त्र या विचलन के अध्ययन पर काम किया है, ठीक है? बर्नार्ड रोजनबर्ग ने भी उनके साथ मिलकर के समाजशास्त्र सिद्धांतों का जो है वो किया है, यानी कि ये यही गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि इन्होंने अपराध शास्त्र पर विशिष्ट काम नहीं किया, बाकी सभी लोगों ने। ब्रांस और टीटर्स की अगर बात की जाए तो इनकी कई पुस्तकें जो अपराध शास्त्र और जेल सुधारों को लेकर के केंद्रित हैं, ठीक है? जैसे एक इनकी पुस्तक है आपकी जो है ब्रांस और टीटर्स की न्यू होरिजोन्स इन क्रिमिनोलॉजी, ये पुस्तक बड़ी फेमस है इनकी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को समझने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, बेसिकली आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की व्यवस्था कर दी गई है। 99 84 039 139, कम से कम यहाँ पर आपको 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। 99 84 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। जैसे 4th सेमेस्टर में, तो 4th सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपये है। अगर आप 2 सेमेस्टर का एक ऑफर चल रहा है कि अगर 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करते तो मात्र 150 रुपये फीस में आपका हो जाएगा। यानी अगर 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो एक साथ फीस जमा करेंगे
तो आपका मात्र 150 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप केवल 4th सेमेस्टर के लिए ज्वाइन करेंगे तो केवल 100 रुपये फीस लगेगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ये पर आपको जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी का मैं पीडीएफ नोट्स आपको दूंगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। कोई इशू नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में। पूरा 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। को करिकुलर का हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है सभी विश्वविद्यालय का। वैसे अब की बार ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा अधिकतर विश्वविद्यालय का, सभी सब्जेक्ट का। ये बात ध्यान रखेंगे, माइनर का पेपर होगा नहीं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक स्कैनर मैं आपके पास भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये केवल 4th सेमेस्टर के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए, और 4th एंड 5th सेमेस्टर के लिए मात्र 150 रुपये फीस। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, मात्र इतनी फीस लगेगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई भी चलाता हो ऑनलाइन माध्यम। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यूनिवर्सिटी कौन सी इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए, जैसे डीडीयू हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर। ठीक है, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो ही गया आपका। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय बिहार के, राजस्थान के। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आप पढ़ते तो उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दूं, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर ऐसे तमाम प्रकार की प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन पेपर के मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना कहीं से कुछ और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विभिन्न संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन, थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, इसके प्रतिपादक हैं सदरलैंड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका मतलब कि इसका अर्थ होता है, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत का मतलब होता है कि एडविन सदरलैंड का सिद्धांत है, वो कहता है कि व्यक्ति आपराधिक व्यवहार दूसरों के साथ संपर्क और बातचीत के माध्यम से सीखता है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे कम है? गरीबी दर किस राज्य में सबसे कम है भैया, बताएंगे। 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा में जो है गरीबी बहुत कम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लर्नर के द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किन साधनों के द्वारा मध्य पूर्व के देशों में संगठनों में बदलाव की बात कही गई है? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी ऑप्शन, जनसंचार साधन। ठीक है, मास मीडिया के माध्यम से। लर्नर कहते हैं, लर्नर के द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किन साधनों के द्वारा देशों के संगठनों में बदलाव की बात कही गई है? तो जनसंचार साधन के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, निम्न में से सामाजिक समस्या का एक लक्षण नहीं है। सामाजिक समस्या का एक लक्षण क्या नहीं? समाज के लिए हानिकारक मानी जाती है सामाजिक समस्या, बिल्कुल मानी जाती है। समाज के बड़े भाग को प्रभावित भी करती है, और समाज के द्वारा, समाज मतलब यह प्रकृति के द्वारा जनित होती है क्या? प्रकृति के द्वारा जनित होती है, समस्या का लक्षण नहीं है, यानी कि ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर लगेगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से देखें। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, उच्च व संभ्रांत सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के द्वारा किया अपराध क्या कहलाता है? बताएं। उच्च व संभ्रांत सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध क्या कहलाता है? 16 नंबर। तो उच्च व संभ्रांत सामाजिक व्यक्ति जब अपराध करता है तो ऐसे व्यक्तियों के अपराध को श्वेत व्यसन अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं वह अपराध करते हैं या दूसरे से करवाते हैं, ठीक है, उसी को श्वेत व्यसन अपराध या सफेद पोश अपराध या व्हाइट कलर क्राइम कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, अपराध अपराध वह व्यवहार है जो क्या करता है? अपराध वह व्यवहार होता है बेटा, 17 नंबर, अपराध वह व्यवहार है जो कानून के द्वारा निषिद्ध होता है, यानी कानून यहाँ पर लगाएंगे ए ऑप्शन, कानून के द्वारा निषिद्ध होता है, ए ऑप्शन भर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया था? 18 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश जिसको पोटा कहते हैं, ठीक है, ये किस वर्ष लागू हुआ था? पोटा तो 2001 में लागू हुआ था पोटा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद पर हमले के बाद में क्या हुआ था? सुरक्षा को कड़ा करने के लिए 2001 में अध्यादेश लाया गया था और 2002 में इसको अधिनियम बनकर के पूरा से तैयार हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन के लिए किन आधारों को महत्वपूर्ण माना है? मंडल आयोग ने
19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त। 19 नंबर प्रश्न आपसे क्या करे बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 19 नंबर का। ठीक है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर जो है मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन के लिए जो है इन्हीं आधारों के आधार पर पिछड़े वर्ग का चयन किया था। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया था, 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1978 में स्थापित किया था प्रथम पिछड़ा वर्ग, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे कौन, बिल्कुल काका कालेलकर। इसका 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन काका कालेलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर बहुसंख्यक, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की व्याख्या करी थी, धर्म और भाषा के आधार पर, यानी कि धर्म, जो धर्म में अधिक जो होंगे उनको अल्प जो है बहुसंख्यक कहा जाएगा, जो कम होंगे उनको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ऐसे भाषा, ठीक है, जैसे कन्नड़, जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में तेलुगु का कोई व्यक्ति रह रहा है तो तेलुगु वाला जो है वो अल्पसंख्यक माना जाएगा और हिंदी वाला वहां पर बहुसंख्यक माना जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन से, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, जिसको आप कहते हैं LARR, ठीक है, ये एक प्रकार से अधिनियम कब बना, ये 2013 में बना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर 2013। यह कानून पुराने 1894 में जो कानून था उसकी जगह पर लाया गया था ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके और वो अपनी जमीनों को दे सके सरकारी कामकाज के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन से, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में देखिए पारसी अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, ये तीनों अल्पसंख्यक हैं, जबकि दलित जो है हिंदू धर्म में आता है, यानी हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, दलित बहुसंख्यक है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार होता है। 25 नंबर, तो सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल जो राजनीति होती है, सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म जो होता है सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी जब राजनीति में धर्म को ही समाज का मुख्य आधार मान लिया जाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाते हैं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 26 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है गर्मी खूब बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या 27 नंबर का बी ऑप्शन, वर्षा ऋतु में परिवर्तन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता है। देखिए इसमें से परिणाम क्या होगा, सामान्य तापमान बनाए रखना नहीं, सुखद वातावरण, कम कम प्रदूषण। देखिए वर्षा ऋतु में परिवर्तन हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग जो होता है बना रहेगा, क्योंकि पानी कम बरसेगा ज़्यादा बरसेगा तापमान पर डिपेंड करता है। ग्लोबल वार्मिंग पूरे शरीर मतलब पूरे जो है वातावरण के तापमान को घटा बढ़ा सकती है। 28 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक समस्या नहीं है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक समस्या नहीं है, तो आतंकवाद एक समय समस्या है, भ्रष्टाचार भी समस्या है, आत्महत्या भी समस्या है, जबकि सामुदायिक योजना एक समस्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक सकारात्मक प्रयास होता है, ये समस्या नहीं है। 29 नंबर प्रश्न, कौन सा कारक जनसंख्या भिन्नता को प्रभावित करता है। जनसंख्या भिन्नता को प्रवास प्रभावित करता है, मृत्यु दर और प्रजनन दर ये सब प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर को, उपरोक्त सभी चीजें प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को कहीं पर भी। 30 नंबर क्वेश्चन से, कौन सी पारिवारिक समस्या है। पारिवारिक समस्या इनमें से बताएं, विवाह विच्छेद एक पारिवारिक समस्या है। ठीक है, बाकी विस्थापन, सांप्रदायिकता और जाति भेद ये सब जो है बड़ी समस्याएं होती है, जबकि विवाह विच्छेद यानी किसी का घर टूट जाए तो पारिवारिक समस्या ही है, विवाह यानी डिवोर्स, तलाक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध नहीं है। 31 नंबर बताएं,
कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध नहीं है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परिवार नियोजन जो होता है जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध नहीं है ये, ठीक है। जबकि भूचाल, महामारी और बाढ़ ये सब जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध होता है। जैसे जनसंख्या खूब बढ़ गई, भूचाल आ गए, बहुत सारे लोग मर गए, महामारी फैल गई, बहुत सारे लोग मर गए, बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग बह गए, उसमें मर गए, तो ये सब जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोध होता है। जबकि परिवार नियोजन जो होता है जनसंख्या को रोकने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जैसे कि इसमें तमाम प्रकार की गोली वगैरह का प्रयोग करके हम जो है जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। परिवार नियोजन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में साइबर अपराध की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध कौन सा होता है? तो ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी जो होती है सबसे घिनौना अपराध होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। 33 नंबर क्वेश्चन सबसे आपकी स्क्रीन पर पूछा गया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 33 नंबर का? 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका बाबू, भारत में वरिष्ठ नागरिक किस उम्र के व्यक्ति को कहा जाता है? बताएं। 33 नंबर, भारत में वरिष्ठ नागरिक किस उम्र के व्यक्ति को कहा जाता है? तो 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को हम लोग वरिष्ठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कानून और आयकर नियमों के अनुसार 60 वर्ष से जो व्यक्ति ज्यादा होता है उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, यानी वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा घरेलू हिंसा का स्वरूप है? कौन सा घरेलू हिंसा का स्वरूप है? दहेज हत्याएं, भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, ये सब घरेलू हिंसा के स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक पिता एवं पुत्र में संघर्ष किसका द्योतक होता है? 35 नंबर, एक पिता एवं पुत्र में संघर्ष जो होता है ये अंतर पीढ़ी संघर्ष का द्योतक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दो अलग अलग पीढ़ी से पिता और पुत्र के विचार और मूल्य में टकराव होता है तो उसे अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। और जब एक ही पीढ़ी के लोगों में भाई भाई में आपका विचार और मतभेद होता है उसको बोलते हैं अंतः पीढ़ी संघर्ष, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन से, विकास की प्रकृति होती है, विकास की प्रकृति होती है बेटा रेखीय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से, भारत में जाति इंगित करती है, अंतर विवाह, परंपरागत व्यवसाय, जन्म पर आधारित स्तरीकरण, ये सब जाति व्यवस्था इंगित करती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास से संबंधित कौन सी दशा नहीं? देखिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना ये आर्थिक विकास की संबंधित व्यवस्था है। पूंजी का संचय भी जरूरी है, नई प्रौद्योगिकी का विकास भी जरूरी है, ठीक है। 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर 38 का डी ऑप्शन, यानी कि जनसंख्या के आकार में कमी होना ये आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। गलत ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक होती है? 39 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से देखिए, मानव विकास सूचकांक ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? देखिए, मानव विकास सूचकांक को मापने के 3 मुख्य आधार होते हैं, ठीक है। लंबा और स्वास्थ्य जीवन होना यानी दीर्घायु और स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरा होता है ज्ञान में वृद्धि यानी शिक्षा में वृद्धि और साक्षरता का बढ़ना, और सभ्य जीवन की दशाएं, ये तीनों जो है मानव विकास सूचकांक से आवश्यक दशाएं हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बाबू? 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 40 नंबर, भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और तथा कल्याण अधिनियम जो पारित किया गया है 2007 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 41 नंबर प्रश्न है, कथन अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है। सामाजिक नियम से विचलन यानी सामाजिक नियमों को आप नहीं मानते हैं तो वही अपराध होता है। समाज के मूल्य को, समाज के रीति रिवाज को अगर आप उससे हट जाते हैं तो वही विचलन कहा जाता है। विचलन क्या है? जब आप समाज के बनाए गए नियम कायदों से हट जाते हैं, ठीक है। समाज के 100 लोग जो है एक जैसा काम कर रहे हैं और आप उनमें से उल्टा काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति हैं, तो वो विचलन कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को विचलित व्यक्ति कहते हैं। तो एम बी क्लिनार्ड महोदय ने परिभाषा दी, कहा कि अपराध जो होता है सामाजिक नियमों से विचलन होता है। एम बी क्लिनार्ड, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। समासन विचलन पर काफी काम किया इन्होंने, और इनका मानना था कि जब भी कोई व्यवहार स्थापित सामाजिक जो मानदंड होते हैं उनको तोड़ता है, जो नॉर्म्स होते हैं सोशल, तो उसे अपराध या विचलन कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन से, भारत में हिंदू स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1956 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1955 में बना था, लेकिन
यहाँ पर 1956 में चूंकि लागू हुआ था, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के साथ इसको पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से 1955 जो मुख्य अधिनियम 1955 में था, लेकिन लागू जो मुख्य रूप से हुआ है वो 1956 में, तो इस 56 करेक्ट आंसर इसका होगा। 43 नंबर क्वेश्चन से व्हाइट कलर क्राइम पुस्तक किसने लिखी है, बताएं। व्हाइट कलर क्राइम यानी कि जो श्वेत व्यसन अपराध नाम की पुस्तक लिखी है, सदरलैंड ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सदरलैंड में काफी काम किया है एडविन सदरलैंड ने। ठीक है, पहली बार इन्होंने बताया कि समाज को ये बताया कि गरीब ही अपराधी नहीं होता है, जो बड़े बड़े उच्च पद पर लोग बैठे हैं वो लोग व्यवसाय के दौरान धोखाधड़ी करते, टैक्स की चोरी करते, वो भी एक अपराध होता है। 44 नंबर क्वेश्चन से भारत में प्रथम ब्रोस्टल स्कूल की स्थापना जो है वो कब हुई थी। 1902 में हुई थी प्रथम ब्रोस्टल स्कूल की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ब्रोस्टल स्कूल जो होता है किशोर अपराधियों के सुधार के लिए बनाया जाता है, ताकि जो 18 साल से नीचे के अपराधी हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए ताकि उनको सुधारा जा सके। भारत में पहला ऐसा स्कूल जो बना था मद्रास में बना था, अब चेन्नई में खोला गया था, तो वही था आपका 1902 में। 45 नंबर क्वेश्चन से मानव तस्करी एक रूप है। मानव तस्करी किसका एक रूप है बेटा, तो मानव तस्करी जो होता है किसका एक रूप है। 45 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। मानव तस्करी जो होता है 45 नंबर 45, मानव तस्करी जो होता है ये क्या होता है। मानव तस्करी जो होता है ये संगठित अपराध का एक स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 46 नंबर प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना प्रारंभ की गई थी मई 2020 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 46 नंबर का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है सम्मान की रक्षा हेतु हत्या किसमें सम्मिलित है। सम्मान की रक्षा हेतु अगर आप हत्या करते हैं तो हत्या कैसी होती है। 47 नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन, परिजन की हत्या, ऑप्शन फैमिली मेंबर्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ हुआ था। स्किल इंडिया मिशन का प्रारंभ कब हुआ था। 15 जुलाई 2015 को हुआ है। 15 जुलाई 2015 ए ऑप्शन में दिया गया है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार किस आयु समूह से संबंधित लड़कों को बाल अपराधी माना जाता है। 49 नंबर बताएं। बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार किस आयु समूह से संबंधित लड़कों को बाल अपराधी माना जाता है। तो 7 से 16 साल के जो व्यक्ति हैं उनको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 के मूल अधिनियम में लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष आयु सीमा थी। ठीक है, हालांकि बाद में इसको 2000 ईस्वी से और 2015 के कानूनों में इसको बदलाव किया गया और 18 इसमें कर दिया गया है, यानी अब जो है 18 साल हो गया है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है क्राइम शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्राइम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से बेटा। लैटिन भाषा के क्रीमेन शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है दोष या अभियोग। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में किसने प्रतिपादित किया है। तो इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, उन्होंने ही किया है। ली सुसाइड नाम की पुस्तक भी लिखी है उन्होंने, ली सुसाइड पुस्तक। ठीक है, आत्महत्या को पूरी तरीके से व्यक्तिगत मामला नहीं माना। ये इन्होंने कहा कि सामाजिक जो है कारण और समाज की संरचना की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन से भारत सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 52 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। भारत सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट जो पारित किया गया है वो 1985 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 1985 इज राइट आंसर। ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एंड जो है साइकोट्रोपिक सबस्टेंस कह सकते हैं इसको, एनडीपीएस। ठीक है, 1985 में ये आया था नशीली दवाओं के व्यापार और उसका उपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने इसको पारित किया था। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है बाबू निम्न में से कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है। अंतर पीढ़ी संघर्ष से जो है संबंधित कौन सा होता है। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है सी ऑप्शन। पारस्परिक विरोध जो होता है अंतर पीढ़ी संघर्ष से संबंधित होता है। 54 नंबर क्वेश्चन से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 54 नंबर प्रश्न फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। 54 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न है मादक द्रव्य व्यसन का परिणाम क्या होता है। तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिवारिक विघटन भी होता है। सी ऑप्शन लगा देंगे, दोनों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है सतत विकास की अवधारणा सामने आई। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आई कब, 1980 में। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना हो और विकास भी हो जाए।
और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन जो है बचे रह सकें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 57 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी नहीं, इनमें से बताएं। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? 57 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस वाली मतलब उत्पन्न नहीं करती, यानी गर्म नहीं करती वातावरण को। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% है, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें जो होती हैं वातावरण को गर्म करती है, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 58 नंबर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान शुरू हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। भारत सरकार ने 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों की घोषणा करी थी। 59 नंबर क्वेश्चन से विकास परियोजनाओं के लिए लोगों को उनके स्थान से हटाना, इसी को प्रवास कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सॉरी विस्थापन कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक स्थान से उनको हटा करके दूसरे स्थान, जैसे कोई बांध बनता है, कोई सड़क बनती है, कोई रेल की पटरी जा रही होती, तो वहाँ पे जो सामने उसके घर पड़ता है या कुछ भी गांव पड़ता है तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, उसको दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक आपने न्यूज़ सुनी हुई होगी, एक घर जो था रास्ते पड़ रहा था, बहुत महंगा घर था, तो उसको जो है जग लगा करके उसको ढकेल दिया गया, घर एक स्थान जमीन से पीछे कर दिया गया उसको। 60 नंबर क्वेश्चन से पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किसका है? 60 नंबर बताएं। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध होता है, पीडी शर्मा का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक मानक परिभाषा रही इकोलॉजी की ये। अगला 61 नंबर प्रश्न, नोटबंदी कब हुई थी भारत में? भारत में नोटबंदी 2016 में हुई है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन से पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 62 नंबर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 1992 में ब्राजील में हुआ था, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन से कौन एक साइबर अपराध का स्वरूप नहीं है? कौन एक साइबर अपराध का स्वरूप नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। साइबर अपराध का स्वरूप कौन सा नहीं? 63 नंबर। तो आप देखिए कंप्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ छेड़छाड़, ये अपराध होता है, साइबर अपराध, बिल्कुल ठीक है। प्रेम प्रसंग कोई साइबर अपराध नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण में लेना, ये भी साइबर अपराध है। अश्लील साहित्य का प्रकाशन करना भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रेम प्रसंग जो होता है ये साइबर अपराध में नहीं आता। लव अफेयर अगर आप किसी के साथ है तो साइबर अपराध नहीं कहा जाएगा, वो कोई अपराध ही नहीं होता, वो प्रेम आप कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी घटक है? मांसाहारी घटक इनमें से बताएं, फटाफट से आप बताने का। लोमड़ी, लोमड़ी मांसाहारी है। देखिए हिरण जो है शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी, खरगोश भी शाकाहारी, घास खाते हैं सब, जबकि लोमड़ी जो होती है मांसाहारी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन से भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। भारत में बेरोजगारी का जो मापन होता है वो एनएसएसओ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एनएसएसओ, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसी को एनएसओ केवल एनएसओ के नाम से केवल जानते हैं, पहले एनएसएसओ के दो डबल एस है, एनएसओ, ठीक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जुटाने वाली एक मुख्य संस्था है ये, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन से द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? 66 नंबर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक को लिखा लर्नर साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? मानव विकास की अवधारणा किसने दी, बताएं भैया। 67 नंबर मानव विकास की अवधारणा दी है डॉक्टर महबूब अल हक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में इसको तैयार किया था, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर सेन, जिन्हें उन्होंने काफ़ी मदद की थी महबूब उल हक की, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका विकसित देशों की विशेषता है। विकसित देशों की विशेषता है तेजी से औद्योगिक विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन से भैया, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? बताएं। 69 नंबर भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? तो 1992 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू, इसकी स्थापना 31 जनवरी को हुई थी 1992 में, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है दलितों को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा? दलितों को महात्मा गांधी जी ने हरिजन कहा था। हरि माने होता है ईश्वर, ठीक है, और जन माने होता है आदमी, यानी कि ईश्वर के आदमी, भगवान के आदमी, हरिजन। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से एक लड़की इस कारण से आत्महत्या करती है
कि उसे गरीब पिता दहेज हेतु धन एकत्र कर पाने में असमर्थ है। यह आत्महत्या किस प्रकार की आत्महत्या कही जाएगी? अगर कोई लड़की जो है उसके पिताजी दहेज देने के लिए सक्षम नहीं है। देखो, मैं अपनी शादी कर रहा हूँ, मैंने दहेज की कोई भी मांग नहीं की, मैंने दहेज बोला ही नहीं एक बार भी, ना मेरे पिताजी ने, ना मतलब कि आपको आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप लड़का लड़की पढ़े लिखे होंगे तो खुद ही दहेज वगैरह की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आप देखिएगा कि आजकल के लड़के या आजकल की लड़कियां कम दहेज, लेकिन आजकल के समाज में जो चार लोग बैठते हैं वो कहेंगे अरे भैया तने दी तने दी, मतलब यही इतना ये किया। अरे भाई, दहेज आपको बहुत दे दे, आपकी बारातियों की सेवा ना करे और हमेशा बेमनस्ता फैले, क्या ही मतलब है? आप दहेज लेंगे, बेचारे माता पिता कहाँ से लाएंगे? वो तो अपनी बिटिया को ही भेज रहे हैं किस तरीके से, और उसमें दहेज दें, आपको पैसा दें। हालांकि बड़ा खर्चा अब दुनिया भर का शादी शादी ब्याह में लगता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए लोगों को, ताकि जो है, अब जैसे गरीब कोई धनी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया, विवाह कर लिया खूब बहुत तरीके से, अब गरीबों बेचारे देखें तो वही में उन्हों करा चाहते हैं, ठीक है। एक ज़रूरत की चीज़ें जो हों उन्हीं पर फोकस करिए, ज़्यादा रौला मत दिखाइए, समझ रहे हैं। तो ऐसे जैसे ऐसे बड़ी लड़की, किसी बड़ी घर की लड़की, उसकी शादी हुई, खूब ज़्यादा गोला वोला दगा, खूब ज़्यादा कारबार आई थी। अब गरीब की लड़की की शादी, तो वह बेचारी मन में सोचे कि हमारे यहाँ ऐसे हुआ, तो यही सब माँ हो ही जाता दिक्कत भैया। तो उन्होंने कही कि भैया हमारे पिताजी ना दे पाई हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है इसमें सब में। इस पर थोड़ा सा कानून बना हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा लागू नहीं हो पता, लोग उसको कहते भाई ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको। चले, तो एक लड़की कोई है, वो दहेज उसका पिता नहीं दे पाते तो वो आत्महत्या कर लेती, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाग्यवादी आत्महत्या। 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भाग्यवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति अत्यधिक कठोर सामाजिक नियमों और दबाव से घुटने लगता है तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। दुर्खीम कहते हैं कि इसे भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेटलिस्टिक जो है बोलते हैं इसको सुसाइड। 72 नंबर क्वेश्चन से केंद्र केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? केंद्र परिधि का सिद्धांत, केंद्र परिधि बताएं। 72 नंबर, केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? एजी फ्रैंक ने प्रस्तुत किया है। एजी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 73 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रोस्टो ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है? 73 नंबर, रोस्टो ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है? परंपरावादी समाज का स्तर? नहीं। आत्मस्फूर्ति और पूर्व की दशाओं पर का स्तर? ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आत्मस्फूर्ति का स्तर, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, टेक ऑफ स्टेज। रोस्टो ने स्वप्रेरित विकास का स्तर बताया है आत्मस्फूर्ति का स्तर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन से विचलन की व्याख्या के नामवादी उपागम का प्रतिपादक कौन है? 74 नंबर, विचलन की व्याख्या के नामवादी उपागम यानी कि लेबलिंग थियरी का प्रतिपादक कौन है? वो है बेकर महोदय, हावर्ड बेकर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकर महोदय, ठीक है। और 75 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, काशी राम शहरी विकास योजना कब शुरू की गई थी? 75 नंबर, काशी राम शहरी विकास योजना शुरू की गई थी कब? मार्च 2011 ईस्वी में, ठीक है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी गरीबों के आवास के लिए शुरू की गई थी, जो शहर में गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए व्यवस्था की गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। आप देखेंगे सोशल प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये एक प्रकार से आपका पेपर था। इसका पूरा व्याख्या मैंने 75 क्वेश्चन थे, पूरा व्याख्या मैंने कर दी है और इसका आंसर की भी नीचे लगा दी है। अब ये पीडीएफ आपको ऐसे मिल जाएगा। ऐसे इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा, उसमें भी मैंने दिया था। तो इस तरीके से आपके कई सारे प्रैक्टिस सेट, मतलब 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और उसमें आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको जुड़ना है अगर हमारे साथ, तो 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। इस नंबर पर अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस लगेगी। उसी फीस में आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ का एक साथ जुड़ेंगे तो मात्र 150 रुपये फीस आपकी लगेगी, यानी कि 50 रुपये छूट लग जाएगी। 2 सेमेस्टर की फीस कितनी होगी? 200 रुपये, और केवल एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपये। लेकिन अगर 2 सेमेस्टर का एक साथ लेते हैं तो 150 रुपये में ही कर दूंगा, 50 रुपये छूट चल रहा है, अभी ऑफर में है, ठीक है। तो इसका लाभ उठा सकते हैं आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप सीरीज खरीदते हो, अब वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे हमारे शुक्ला आईटी पॉइंट पर, को करिकुलर मास्टर पर। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप पीडीएफ नोट से पढ़ना चाहते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट कई सारे पेपर के पिछले 3-4 सालों के मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है। तो ये को करिकुलर का भी होगा और सारे सब्जेक्ट का आपका होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप सीरीज खरीदते हो, सीरीज में आपका 60 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है और 3 या 4 सब्जेक्ट आपको खरीदने पड़ेंगे, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। कम से कम 300 रुपये आपके खर्च होंगे एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में 600 रुपये,
ठीक है। अब वो है 600 रुपए आप ना खर्च करके अगर आप हमको 150 रुपए देते हो, उसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, उसमें आपके लिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जो ऑब्जेक्टिव का होगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, लिखित भी मिलेगा। ऐसा आपको सीरीज में नहीं मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए और लिखित भी मिल जाए। लेकिन शुक्ला आईटी पॉइंट आपके लिए क्या काम करता है, आपको ऑब्जेक्टिव भी देगा और लिखित भी देगा, प्रैक्टिस सेट देगा, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बस आप उनको पढ़ करके जाइए पेपर देने के लिए और आप आराम से पेपर दीजिएगा। कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र 100 रुपए में पूरा 4th सेमेस्टर, 150 रुपए में पूरा 5th एंड 4th दोनों सेमेस्टर, यानी 1 साल तक की फीस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का। जैसे आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देने हैं, ये बात ध्यान रखिए। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर में कुछ चलाता हो तो भी फीस जमा कर सकता है वो भी, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुमारी सहारनपुर, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा तमाम प्रकार के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपने समझा आज की वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आंसर की नीचे आपकी लगी हुई ऐसे लगी रहेगी, ठीक है। ऐसे सब में आंसर की लगी रहेगी, आप आराम से चाहे तो इसका पेज निकलवा लीजिएगा। अब इसमें कितने पेज हैं, 22 पेज है, आप इसको चाहो तो निकलवा लीजिए। और चाहें तो ऐसे पीडीएफ उठा करके पढ़िए आराम से, पहले आप उसमें टिक लगाइए, पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद में फिर आप नीचे देख लीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा। सही आंसर यहाँ पर दिया हुआ, पहले का डी सही है, ठीक है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का डी सही है। ये सब मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, तो कोई इशू नहीं, आराम से आप पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।